A warm welcome to all the learners from my side. This is lecture. This is lecture number 3 of the ongoing series of English language जो कि रहने वाली है आपकी जेके एसएसबी के लिए, ठीक है, सभी एग्ज़ाम्स के लिए। सो लर्नर्स, अभी तक हम 2 लेक्चर्स पढ़ चुके हैं, लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2। लेक्चर 1 में हमने बात की थी ओवरकम, हमने मतलब सॉरी ओवरकम नहीं, ओवरव्यू लिया था हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच का, है ना, पार्ट्स ऑफ स्पीच का ओवरव्यू लिया था। इसी के साथों साथ हमने सेकेंडरी ऑक्सिलरी वर्ब्स यानी मॉडल्स पढ़े थे। आई होप आपने रिवाइज किया उसको अच्छे से। फिर लेक्चर 2 में हमने ज़्यादा डिटेल में बात की थी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स के बारे में, और साथों साथ हम हर लेक्चर में कोशिश कर रहे हैं कि 5 वोकेबलरी के वर्ड्स आपको दें और 5 आपको फ्रेजेस और ईडियम्स साथ साथ कवर करें, ताकि हमें लास्ट में बर्डन ना पड़ जाए, हमें अलग से ना करने पड़ जाए। आई होप इट्स क्लियर। तो आज जो हमारा लेक्चर रहने वाला है यानी लेक्चर नंबर 3, उसमें हम स्टार्ट करेंगे अपना हेल्पिंग वर्ब। एक मिनट में देख लेता हूँ क्या स्टार्ट करना है हमें। जी, हम स्टार्ट करेंगे अपना फॉर्म्स ऑफ वर्ब से, और लास्ट में थोड़ी हेल्पिंग वर्ब्स की हम वो कर लेंगे प्रैक्टिस थोड़ी, ठीक है। एमसीक्यूज लाए हूँ आपके लिए मैं, ताकि आपके साथ साथ तैयारी होती रहे, लास्ट में बर्डन ना पड़े। तो लेट्स स्टार्ट विद लेक्चर नंबर 3 और पढ़ेंगे आज हम फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स, ठीक है। तो फॉर्म्स ऑफ वर्ब आपके 4 टाइप्स के हैं। एक आ गए V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, V2 आ गया सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, V3 आ गया थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, और एक स्पेशल टाइप है V1 और ING, ठीक है, V1 और ING, V1 और ING, ठीक है। अब इनको हम अलग अलग नामों से भी जानते हैं, जैसे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को हम बेस फॉर्म बोलते हैं, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब को हम सिंपल पास्ट बोलते हैं, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब को हम डीप पास्ट बोलते हैं या पार्टिसिपल बोलते हैं, जबकि जो फोर्थ टाइप है हमारी V1 ING उसको कंटिन्यूअस बोलते हैं, जो लगातार हो रहा होता है, ठीक है। आइए अब इनके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। अब जैसे आप कोई भी लफ्ज़ बोल लीजिए, ठीक है, वो आपकी बेस फॉर्म आ गई, जो वर्ब के रिलेटेड। वर्ब मैंने आपको बताया था वो एक्शन वर्ड्स जिसमें आपकी माइंड और बॉडी दोनों इन्वॉल्व है। जैसे आप पढ़ रहे हैं, ईट, ठीक है, सिंपल वर्ड आ गया ना, ये बेस वर्ड आ गया, बेस फॉर्म। अच्छा, तोड़ने को क्या बोलते हैं? ब्रेक, ठीक है, मतलब किसी चीज़ को तोड़ दिया, ठीक है। आने को क्या बोलते हैं? कम। ये आ गई आपकी बेस फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अब जब ये सिंपल पास्ट में हो जाएगी, ईट बन जाएगा आपका एट, ठीक है, ये पास्ट की बात हो रही है, इस कॉलम में पास्ट की बात हो रही है, ठीक है, इस कॉलम में पास्ट की बात हो रही है। ईट बन गया एट, ब्रेक बन गया ब्रोकन, कम बन गया केम, ओके। अब जब थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यानी पार्टिसिपल या डीप पास्ट की बात होती है, ठीक है, तो ये एट बन जाता है ईटन, ब्रोकन तो ब्रोकन ही रहेगा, केम कम हो जाता है, यानी ये और ये सेम बन जाते हैं। जो ये फॉर्म है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब फॉर कम इज सिमिलर टू फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ओके। आई होप इट्स क्लियर। अब ये जो कंटिन्यूस वाले हैं ना, V1 ING है ना, V1 ING इनकी बात कर रहा हूँ मैं, है ना। तो इनमें क्या होता है, इनमें लगातार जैसे कोई काम हो रहा है, खाता जा रहा है खाता जा रहा है, जैसे ईट का खाता जा रहा है, रुक ही नहीं रहा है, ईटिंग, ठीक है। ING बोला ना, ING बेस फॉर्म के साथ ING लगा दो, ईटिंग, ब्रेकिंग, कमिंग, ठीक है, जो लगातार काम हो रहा है। आई होप इट्स क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सेंटेंसेस के बारे में, ठीक है। अब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं हम सेंटेंसेस के बारे में, ठीक है। सेंटेंसेस क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई भी लाइन लिख लेते हो, है ना, ठीक है, आपने कोई भी
कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स लिखा, जैसे कुछ भी मतलब जिसका कोई मीनिंग ही नहीं बने, पेन, शूज़, विल यू, ठीक है, इसका कोई मतलब बन रहा है कोई मीनिंग। फॉर एग्जांपल आप अगर लिखो पेन, शूज़, विल यू, है ना, विल यू, तो ये भी एक ग्रुप है वर्ड्स का, लेकिन इनकी कोई मीनिंग नहीं बनी। पेन, शूज़, विल यू मतलब सीरियसली कोई मीनिंग बन नहीं रहा है। लेकिन जो सेंटेंस होते हैं ना, वो भी एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, लेकिन जिनकी कोई सेंस बन रही हो। वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि अ ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल वर्ड्स इज नोन एज सेंटेंस। ठीक है, जैसे मैं लिखूँ आई एम गोइंग टू द स्कूल, है ना, आई एम गोइंग टू द स्कूल, गोइंग टू द स्कूल, ठीक है, आई एम गोइंग टू द स्कूल, ये आ गया तो ये एक सेंटेंस है, क्योंकि ये जो ग्रुप है वर्ड्स का उसमें कोई सेंस बन रही है, तो वही होगा अ ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल वर्ड्स इज नोन एज सेंटेंस। ठीक है, अब जो आपके सेंटेंस होते हैं ये होते हैं मोटा मोटा दो किस्म के होते हैं, मतलब ओवरऑल ये दो किस्म के होते हैं, एक आगे बेसिक, दूसरे आगे एडवांस्ड। ऑलराइट, अब जो इनकी फर्दर टाइप्स अगर हम देखें, बेसिक की फर्दर टाइप आ गई सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, है ना। सेंटेंसेस दो किस्म के हैं, एक आगे बेसिक सेंटेंसेस और दूसरे आगे एडवांस सेंटेंसेस। अब बेसिक की फर्दर फॉर्म्स क्या है, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है, अब उनकी खासियतों के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा। जो आपका सिंपल सेंटेंस होता है उसमें एक ही क्लॉज होता है। पहले मैं आपको क्लॉज का मीनिंग बता देता हूँ, ठीक है। क्लॉज वो चीज, उस ग्रुप ऑफ वर्ड्स को बोलेंगे जिसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब आएगा, दोनों मौजूद होंगे। हम पिछले सब्जेक्ट्स में पढ़ चुके हैं, सिंगुलर, प्लूरल सब्जेक्ट्स के बारे में, वर्ब्स के बारे में पढ़ चुके हैं, तो आपको आइडिया होगा, है ना। और फ्रेज का डिफरेंस, हाउ इज फ्रेज डिफरेंट फ्रॉम क्लॉज? फ्रेज, इन फ्रेज आइदर सब्जेक्ट इज मिसिंग और वर्ब इज मिसिंग, मतलब दोनों नहीं होंगे एक साथ, उनमें से कोई एक मिस होगा, है ना, वही लिखा है। देयरफॉर वन आउट ऑफ सब्जेक्ट और वर्ब इज मिसिंग, उसको फ्रेज बोलते हैं। जब दोनों मौजूद है उसको क्लॉज बोलते हैं। ऑलराइट, तो यही मैं बोल रहा हूं आपको, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस टाइप्स हैं किसकी, बेसिक के अंडर आते हैं, और ये बेसिक क्या है, टाइप्स ऑफ सेंटेंस में आता है। ठीक है, सिंपल वो हुआ जिसमें एक ही क्लॉज है, कंपाउंड हुआ जिसमें दो क्लॉज है, कॉम्प्लेक्स वो हुआ जिसमें दो या दो से ज़्यादा क्लॉजेस हैं, लेकिन इनमें एटलीस्ट वन डिपेंडेंट क्लॉज होगा। अब क्या ये, और जो कंपाउंड है इसमें इंडिपेंडेंट क्लॉजेज होंगे। कंपाउंड में मिनिमम दो क्लॉजेज होंगे, ठीक है, दो क्लॉजेज होंगे, और दोनों के दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेज होंगे। ठीक है, जबकि आपका जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है उसमें दो या दो से ज़्यादा क्लॉजेज होंगे, और एटलीस्ट वन इज डिपेंडेंट क्लॉज। अब ध्यान से सुनिए, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है, जो कंपाउंड सेंटेंस है ना आपका, इसमें दो क्लॉजेज होंगे, है ना। क्लॉज में बता चुका हूँ, सब्जेक्ट और वर्ब्स। फॉर एग्जांपल ये एक क्लॉज है और बीच में एक कंजंक्शन आ जाएगा आपका, और दूसरा क्लॉज होगा, तो इसका अलग मीनिंग निकलेगा, इसका अलग मीनिंग निकलेगा। ठीक है, मैंने आपको कहा कि जो कंपाउंड सेंटेंस होते हैं उसमें एक क्लॉज इधर होगा, एक क्लॉज इधर होगा, बीच में एक कंजंक्शन होगा। कंजंक्शन होते हैं जॉइनिंग वर्ड्स, है ना, तो इसका अलग मीनिंग निकलेगा, इसका अलग मीनिंग निकलेगा। लेकिन जो आपका जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस उसमें क्या होता है, एटलीस्ट दो तो होंगे उसमें, है ना, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो हम कंजंक्शंस यूज़ करेंगे, इनमें से एटलीस्ट आउट ऑफ या तो इस सेंटेंस में से, या तो इसमें, या इसमें एक इंडिपेंडेंट नहीं होगा, मतलब एक डिपेंडेंट होगा। एटलीस्ट, यही लिखा है इधर, एटलीस्ट वन डिपेंडेंट क्लॉज, मतलब जब हम इनको, अगर ये क्लॉजेज हम हटा के फुल स्टॉप लगा दें इधर, है ना, फुल स्टॉप लगा दें, तो इसका भी मीनिंग निकलेगा, इसका भी मीनिंग निकलेगा, लेकिन इसका कोई मीनिंग नहीं निकलेगा। तो एक एटलीस्ट वन डिपेंडेंट क्लॉज आ गया। ऑलराइट, अब हम पढ़ लेते हैं एडवांस की टाइप्स। ये आगे हमने एग्जांपल्स के थ्रू समझना है, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है,
अब एडवांस की टाइप्स पढ़ लेते हैं। एडवांस की टाइप्स आ गई असर्टिव, इम्पेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, इंटरोगेटिव, है ना। काफ़ी भारी भारी लफ्ज़ है। असर्टिव का मतलब आ गया जब आप फैक्ट्स के बारे में बात कर रहे हो। जैसे जैसे मैं आपको कहूँ आवर प्लैनेट इज़ अर्थ, है ना, या मैं कहूँ आपको स्काई इज़ ब्लू। तो ऐसे ऐसे सेंटेंस जो अब फैक्ट्स के बारे में बात हो रही है, इनको बोलते हैं असर्टिव। और इनका नाम क्या है, और इनको डेक्लेरेटिव भी बोलते हैं, ठीक है। दूसरे आगे इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव में आ गया आपका, जैसे आपको कमांड दे रहे हो, किसी को एडवाइस कर रहे हो, रिक्वेस्ट कर रहे हो। फॉर एग्जांपल आप किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हो, कैन आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज़, है ना, वो आ गया रिक्वेस्ट में। एडवाइस में आ गया यू शुड ड्रिंक अ ग्लास ऑफ वाटर अर्ली इन द मॉर्निंग, ठीक है, ये एडवाइस आ गई। कमांड आ गई ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, है ना। टोन से पता चलता है कि कौन सा कमांड है, कौन सी एडवाइस है, कौन सी रिक्वेस्ट है। इंपेरेटिव ये हो गया। एक्सक्लेमेटरी आ गया, इसका सीधा लेना देना है आपके इमोशंस के साथ, वही जो हम पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर्स में, अलास, ओह, वाव, है ना। इंटेरोगेटिव आ गया क्वेश्चन, जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, ठीक है ना। आई होप इट्स क्लियर। इनका डिफरेंस भी पढ़ चुके हैं हम। अब एग्जाम्पल्स, मैंने कहा था ना आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको ज़्यादा समझ आएगा। अब आप एग्जाम्पल से पढ़ो, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। मैक्सिमम मैं बता चुका हूँ आपको। देखिए सिंपल सेंटेंस की एग्जांपल है रिया इज़ रीडिंग। अब देखिए क्लॉज लाइए दिमाग में। क्लॉज में क्या होता है, एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है ना। रिया आ गया आपका सब्जेक्ट, रीडिंग आ गया वर्ब, इज आ गया यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, इसको छोड़ा फिलहाल आप। अब जो आपको कंपाउंड सेंटेंस है, मैंने क्या कहा था आपको, दो होंगे इसमें अलग अलग सेंटेंसेस, है ना। एक ये सेंटेंस रहा ऊपर वाला, एक ये रहा, और बीच में एक क्लॉज होगा, है ना। ये रहा आपका बीच में एक कंजक्शन होगा, सॉरी, है ना। एंड है यहाँ पे कंजक्शन। अब देखो एंड को आप एंड पे उंगली रख लो, ठीक है, इसको हटा दो आप। अब देखो इसकी सेंस बन रही है, रिया इज रीडिंग, हाँ बन रही है, अगर यहाँ पे फुल स्टॉप हम लगाएं बिल्कुल बन रही है। प्रिया इज राइटिंग, इसकी भी बन रही है, और दोनों में सब्जेक्ट वर्ब है, दोनों में सब्जेक्ट वर्ब है, यानी क्लॉजेज है ना। अब एंड के साथ इसको जोड़ दो, रिया इज रीडिंग एंड प्रिया इज राइटिंग। रिया पढ़ रही है और प्रिया लिख रही है। तो एंड के लगाने से ये तो जुड़ गए, कंजक्शन तो है, ये इनको जोड़ने वाला कंजक्शन आ गया ज्वाइनिंग वर्ड, जैसे एंड है ना। लेकिन जब एंड को हम हटा दें तो अलग अलग इनकी मीनिंग निकल रहे हैं, तो ये ज़रूर ज़रूर कंपाउंड सेंटेंस होगा, है ना। दो सेंटेंस और दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। अब समझ आया आपको, आई होप इट्स क्लियर। अभी अब कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में पढ़ लेते हैं ना। मैंने क्या कहा था आपको, दो या दो से ज़्यादा ऐसे सेंटेंस जिसमें एक मस्ट बी डिपेंडेंट, ठीक है। अब जैसे इसकी एग्जांपल है माई कार मेट विद एन एक्सीडेंट, ठीक है, एक क्लॉज बना गया आपका। एज आगे कंजक्शन, एज इट वॉज डार्क देयर, है ना। मेरी कार का एक्सीडेंट हुआ क्योंकि वहां पे अंधेरा था। अब अगर हम ये हटा देते हैं एज, ठीक है, अब पहला सेंटेंस पढ़ते हैं, यहाँ तक फुल स्टॉप लगा देते हैं, लगा दिया फुल स्टॉप। माई कार मेट विद एन एक्सीडेंट, मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल रही है। तो एक क्लॉज इंडिपेंडेंट है, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज आ गया आपका, ठीक है। अब दूसरा पढ़ते हैं इट वॉज डार्क देयर, कहाँ पे डार्क था, किसकी बात हो रही है, तो ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन हमें नहीं मिल रही है, तो ये डिपेंडेंट क्लॉज है, ठीक है। ये यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, मैंने लिख के भी रखा हुआ है ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। ये देखिए, ये आया आपका पहला इंडिपेंडेंट क्लॉज, यहाँ पे लिख के रखा है मैंने, है ना। दूसरा है डिपेंडेंट क्लॉज, ओके। अब यहाँ पे फर्दर मैंने लिख के रखा है, यहाँ पे जो एंड यूज़ हुआ है, एंड, और यहाँ पे एज हुआ है, एज, इनको कंजंक्शंस बोलते हैं, जॉइनिंग वर्ड्स बोलते हैं। आई होप आपको क्रिस्टल क्लियर हुआ है अभी तक। ऑल राइट लर्नर्स, अब हम कंजंक्शंस के बारे में बात कर लेते हैं ना। अभी पीछे पढ़ चुके हैं हम, कंजंक्शंस होते हैं जॉइनिंग वर्ड्स। ये तीन किस्म के होते हैं आपका, इसको इधर रख लेते हैं ना साइड में, उतना भी साइड नहीं हो रहा है, ठीक है, इधर रख लेते हैं। ये तीन टाइप्स के होते हैं आपके, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस, सबऑर्डिनेट कंजक्शंस, रिफ्लेक्सिव और कोरिलेटिव कंजंक्शंस, ठीक है।
अब पहले इसकी बात कर लेते हैं, कंजक्शंस की टाइप की बात करें हम। पहले है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस, जो आपका कंपाउंड सेंटेंसेस में यूज़ होते हैं। जैसे हम पीछे देख चुके हैं, एंड की एग्जांपल, एंड हमने यूज़ किया था, यहाँ पे एंड हमने यूज़ किया था, है ना। तो यहाँ का कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन आ गया, जो कंपाउंड सेंटेंस में यूज़ आता है। ठीक है, ओके, जो आपको कंपाउंड सेंटेंस में यूज़ है कोऑर्डिनेटिंग, ठीक है ना। अब इसकी ट्रिक ये है, आपको एक याद रखना है। मैं बताऊंगा आपको क्या, एक निमोनिक निमोनिक ही बोलते हैं इसको, है ना। आप ये याद रखो, क्या, फैन बॉयज, फैन बॉयज, ठीक है, फैन बॉयज। फैन से आ गया आपका फॉर, एफ से आ गया आपका फॉर, ए से आ गया एंड, एन से आ गया नॉर, बॉयज वाले से क्या आ गया, बट और येट सो, बट और येट सो, ये आ गया बॉयज से। फैन से क्या आया, फॉर एंड नॉर, ठीक है। ये ट्रिक थी आपको याद रखवाने के लिए। ओके, अब है सबऑर्डिनेट कंजक्शंस, जो हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं। पीछे जो हमने यूज़ किया था वो था एज। इसी तरह से अलग और कौन से हैं कंजक्शन जो हम यूज़ करते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में, वो हैं बिकॉज, सिंस, नेवरदलेस, ठीक है। ये हम कहाँ यूज़ करते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में। उनको क्या बोलते हैं, इन कंजंक्शंस को, सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस। अब है तीसरी टाइप, तीसरी टाइप है इसकी रिफ्लेक्सिव और कोरिलेटिव कंजंक्शंस। ऑलराइट, ये असल में पेयर्स में होते हैं, ठीक है। या तो ये इन दोनों के साथ कोई सेंटेंस स्टार्ट होगा, या बीच में एक पेयर इसका बनेगा और फिर इसका बनेगा। आगे आपको समझ आ जाएगा, नीदर नॉर है, ठीक है, ये आपको याद रखने हैं। या आगे आगे जैसे आपको मिलते जाएंगे वैसे वैसे इसकी लिस्ट आप बनाते जाना। मैंने थोड़े बहुत यहाँ पे दिखाने की कोशिश की है आपको। ऑलराइट, जैसे यहाँ पे मैं बताऊँ आपको, मैंने लिस्ट बनाई है, आप इसको एज इट इज़ याद कर लीजिएगा और ऐड करते जाएगा जब आपको नए नए मिलेंगे प्रैक्टिस के दौरान, एमसीक्यूज सॉल्व करने के दौरान, ठीक है ना। आज इस लेक्चर में हम प्रैक्टिस भी करेंगे। देखना, आपको अगर अभी तक आपने अच्छे से रिवाइज किया है, पढ़ा, आपको काफ़ी मज़ा आएगा, ठीक है। कौन से पेयर्स, नीदर नॉर याद रखना है आपको, ईदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नो सूनर देन, वेदर और, लेस्ट, शुड। ये इंपॉर्टेंट, ये काफ़ी सेंटेंसेस में यूज़ होता है, आपको ये याद रखना, ठीक है। हार्डली, व्हेन। इसी तरह जब हमने ये बात की, ये आपको याद रखना है, हार्डली और व्हेन तो ठीक है, हार्डली के साथ व्हेन आएगा। इसी तरह से हार्डली की जगह अगर स्केर्सली होगा या बेयरली होगा या हार्डली होगा, उसके साथ व्हेन आता है। ऑल राइट, लेट्स मूव टू द प्रैक्टिस साइड, है ना। अब प्रैक्टिस कर लेते हैं, जो हम तक पढ़ा है हमने उसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। बिना प्रैक्टिस के आप कितना भी पढ़ो, दैट इज़ नॉट गोइंग टू बी बेनिफिशियल। चलिए, अब हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये आपकी प्रैक्टिस रहने वाली है किसके रिलेटेड, ज़्यादातर हेल्पिंग वर्ब्स के रिलेटेड, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब्स के रिलेटेड। अब इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेते हैं। ये बोल रहा है कि इन ईच सेंटेंस अंडरलाइन द मेन वर्ब ट्वाइस एंड द हेल्पिंग वर्ब वंस, ठीक है। क्या बोल रहा है, मेन वर्ब को ट्वाइस आपने अंडरलाइन करना है और हेल्पिंग वर्ब को वंस करना है। अब आप ऐसे कीजिए मेरे कहने के मुताबिक, कि जैसे मैंने ये रखा है अभी पेज आपके, है ना, 5 क्वेश्चंस आपको दिख रहे होंगे, तो आप अपने आंसर्स लिख लीजिए और बाद में मैं क्रॉस चेक मैं जो आंसर बताता हूँ उससे क्रॉस चेक कर लीजिए। ऐसे आपको ज़्यादा मज़ा आएगा, ज़्यादा प्रैक्टिस होगी। ऑलराइट, तो चलो, मैं अब आप, आई गेस आपने किया होगा, अब मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। इसमें जो मेन वर्ब है आपका, वो ऑब्वियसली कोई जो दिख रहा होगा मेन वर्ब आपको, वो स्टडिंग ही है, तो अंडरलाइन इसको डबल करो। एम आ गया, एम आ गया आपका हेल्पिंग वर्ब। सेकंड में है हेल्पिंग वर्ब, सेकंड में, थर्ड में है आपका, पहले सेकंड की 1 मिनट रुक जाइएगा, इधर थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया है। सेकंड में आपका मेन वर्ब है राइट, ठीक है।
विल आपका हेल्पिंग वर्ब। ऑलराइट, थर्ड में है आपका मेन वर्ब आपका आ गया रेड। ठीक है, वी हैव रेड एन एक्साइटिंग अकाउंट फॉर हर ऑफ हर ट्राइम्स, है ना। हमने उसके बारे में पढ़ा, उसकी कामयाबियों के बारे में एक एक्साइटिंग अकाउंट पढ़ा। इसमें आपका रीड आ गया, रेड आएगा इसमें, वी हैव रेड, है ना, रीडिंग होता है, या रीड आगे जब आप कर रहे होते हो, हमने पढ़ लिया है तो इसमें रेड आएगा, पढ़ना आपको कैसे, रेड। ठीक है, और हैव आपका आएगा हेल्पिंग वर्ब। ओके, हेल्पिंग वर्ब को वंस करना है और मेन वर्ब को ट्वाइस। इसी तरह से टेरिसा इज पेंटिंग अ पिक्चर ऑफ द फेमस रनर, है ना, तो इसमें क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब इज, पेंटिंग आएगा मेन वर्ब। मैथ्यू एंड आई आर वर्किंग ऑन अ पोस्टर अबाउट विल्माज विक्ट्रीज, तो इसमें क्या आएगा, वर्किंग आ गया आपका मेन वर्ब, है ना, और आर आ गया आपका हेल्पिंग वर्ब। आई होप यू आर गेटिंग बेनिफिटेड फ्रॉम दिस प्रैक्टिस सेशन। आगे बढ़ते हैं। अब आप 6 से लेके 10 तक अपने आंसर्स लिख लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ इसके आंसर क्या होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विल्मा हैड ओवरकम सीरियस फिजिकल प्रॉब्लम्स, है ना, इसमें हैड आपका हेल्पिंग वर्ब आ गया, ओवरकम आपका मेन वर्ब आ गया। ठीक है, हर मदर हैड गिवन हर अ ग्रेट डील ऑफ सपोर्ट, हैड इसमें हेल्पिंग वर्ब आ गया, गिवन आ गया इसमें मेन वर्ब। ऑलराइट, द पीपल इन विल्मास होम टाउन वर चेयरिंग फॉर हर, ठीक है ना, चेयरिंग आ गया मेन वर्ब, तालियां बजा रहे हैं उसके लिए, है ना, वर आ गया हेल्पिंग वर्ब। ओके, पीपल विल रिमेंबर विलियम रुडोल्फ्स अकम्पलिशमेंट्स फॉर मैनी ईयर्स, विल आ गया आपका हेल्पिंग वर्ब, रिमेंबर आ गया मेन वर्ब। ठीक है, अब लास्ट देख लेते हैं। हर स्टोरी हैज इंस्पायर्ड यंग एथलीट्स अराउंड द वर्ल्ड, ठीक है, तो इसमें आएगा आपका ऑब्वियसली इंस्पायर्ड, ये आ गया आपका मेन वर्ब और ये आ गया आपका हेल्पिंग वर्ब। ऑलराइट, अब अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, यूज वन ऑफ द हेल्पिंग वर्ब्स इन द बॉक्स टू कंप्लीट ईच सेंटेंस, ठीक है, देन अंडरलाइन द मेन वर्ब इन ईच सेंटेंस ट्वाइस, वन हेल्पिंग वर्ब विल बी यूज्ड मोर देन वंस। आपको इसमें जो वर्ड्स दिए हैं मैं लिख लेता हूँ कौन से वर्ड्स हैं। वो है इज़, ठीक है, या फिर आपको यूज़ करना है आर, या फिर यूज़ करना है आपको विल, ठीक है, या फिर यूज़ करना है आपको एम, ए एम, ठीक है। इन चारों वर्ड्स में से आपको यूज़ करने हैं एज अ हेल्पिंग वर्ब्स, जो नीचे क्वेश्चंस दिए गए 1 2 3 4 5, और फिर आपको अंडरलाइन करना है उसी हेल्पिंग वर्ड को सिंगल, और मेन वर्ब जो रहेगा आपको उसको डबल अंडरलाइन करना है। आप ये वर्ड्स लिख के रख लीजिए, यहाँ मिस हो गए हैं, ठीक है, टाइपो थोड़ा एरर है, एडिटर थोड़ा अनसीरियस है हमारा, ठीक है, तो उसके बाद में यूज़ करते हैं इसको। ओके, आई होप आपने इज़ आर विल एम लिख लिया है साइड में। अब इनको यूज़ करते हैं इसमें और पढ़ के देखते हैं। पहले में आपको कौन सा हेल्पिंग वर्ब होगा, वर्ड यूज़ होगा, वो आप आंसर्स लिख लीजिए, फिर कंपेयर कर कीजिए मुझसे, मैं आपको 1 2 सेकंड का टाइम देता हूँ। ठीक है, तो पहले में आपका जो यूज़ होगा हेल्पिंग वर्ब वो होगा एम, ठीक है, यहाँ पे यूज़ होगा आई एम। अब रीडिंग क्या है आपकी, मेन वर्ब है ना, तो ये डबल अंडरलाइन होगा, ठीक है। अब पहले तीसरा देख लेते हैं हम, ठीक है, शी एंड हर मदर डैश ट्रैवलिंग टू द नियरेस्ट हॉस्पिटल, है ना, इधर आर आएगा, शी क्योंकि दो लोग हैं ना, दो सब्जेक्ट्स
प्लूरल है यहाँ पे, शी एंड हर मदर आर, ठीक है, ट्रैवलिंग टू द नियरेस्ट हॉस्पिटल। आर आपका हेल्पिंग वर्ब, ऑब्वियसली ट्रैवलिंग आ गया मेन वर्ब, ठीक है। अब है विल्मा की बात कर लेते हैं। विल्मा प्रैक्टिसिंग एक्सरसाइजेस फॉर हर लेग, ठीक है, इसमें आएगा क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है, विल्मा इज, विल्मा इज प्रैक्टिसिंग एक्सरसाइज फॉर हर लेग, इज आ गया आपका हेल्पिंग वर्ब, ये आ गया मेन वर्ब आपका। ऑलराइट, हाँ ये रह गया हमारा इंस्पाइट, है ना। इन फोर्थ देख लीजिए, इन स्पाइट ऑफ द डिफिकल्टीज विल्मा फाइट बैक, इसमें आएगा विल्मा विल फाइट बैक, ओके। ये आ गया आपका हेल्पिंग वर्ब, ये आ गया मेन वर्ब विल फाइट, ओके। अब है लास्ट हमारा, आई रूटिंग फॉर विल्मा टू सक्सीड, आई रूटिंग फॉर विल्मा टू सक्सीड, इसमें आएगा आई एम रूटिंग फॉर विल्मा टू सक्सीड, ये आपका हेल्पिंग वर्ब, ये आपका मेन वर्ब आ गया। ऑलराइट लर्नर्स, अब लास्ट कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस, आई मीन सेकंड लास्ट कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस उठा लेते हैं। इसमें आपको क्वेश्चन 1 की तरह वही हेल्पिंग वर्ब को सिंगल टाइम्स अंडरलाइन करना है और मेन वर्ब को डबल। विल्मा हैड वेट ओनली 4 पाउंड्स एट बर्थ, ठीक है ना, हैड आ गया हेल्पिंग, वेट आ गया मेन वर्ब। अब आप अपने आंसर्स लिख लीजिए इसका, है ना, फिर मैं आपको बताता हूँ आंसर। अदर्स हैव एक्सपेक्टेड लिटर फ्रॉम हर, ये आपका हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब। शी इज बिकमिंग अ ग्रेट एथलीट, इज आ गया हेल्पिंग वर्ब, बिकमिंग आ गया मेन वर्ब, ठीक है। नॉट अ सिंगल प्रॉब्लम हैज स्टॉप्ड हर, हैज आ गया सिंगल वर्ब, मेन वर्ब आ गया आपका स्टॉप्ड, ठीक है। पीपल आर नोटिसिंग हर स्किल इन बास्केटबॉल, आर आ गया आपका हेल्पिंग वर्ब, नोटिसिंग आ गया मेन वर्ब, ओके। विल्मा विल सरप्राइज एवरीवन, अभी आप आंसर लिख के रख लीजिए, फिर मैं बताता हूँ आपको। विल्मा विल सरप्राइज एवरीवन का बता देता हूँ, ये आ गया विल सरप्राइज, विल में हेल्पिंग वर्ब आ गया विल, है ना, मेन वर्ब आ गया आपका सरप्राइज। दे आर अर्जिंग हर टू रन रेसेस, आर आ गया हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब आ गया अर्जिंग। द स्वेट इज फ्लाइंग ऑफ हर फेस, इज आ गया हेल्पिंग वर्ब, फ्लाइंग आ गया मेन वर्ब। शी हैज लंज्ड अक्रॉस द फिनिश लाइन, है ना, हैज आ गया हेल्पिंग वर्ब, लंज्ड आ गया मेन वर्ब। अब आप आंसर लिख लीजिए इनका, मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। शी इज नॉट थिंकिंग हर फेयर और पेन, है ना, नॉट हेल्पिंग वर्ब, थिंकिंग आ गया मेन वर्ब। शी वॉज फॉरगेटिंग ऑल हर प्रॉब्लम्स, वॉज आ गया हेल्पिंग वर्ब, फॉरगेटिंग आ गया मेन वर्ब। पीपल इन द क्राउड वर चेयरिंग फॉर हर, वर आ गया हेल्पिंग वर्ब, चेयरिंग आ गया मेन वर्ब, है ना। नो अमेरिकन वुमन हैड कैप्चर्ड 3 गोल्ड मेडल्स एट 1 ओलंपिक्स, है ना, तो इसमें आएगा हैड आ गया आपका हेल्पिंग वर्ब, कैप्चर्ड आ गया आपका मेन वर्ब। आगे बढ़ते हैं, ये लास्ट दो हैं 14 और 15, इनका आंसर भी आप लिख के रख लीजिए, मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। शी हैज़ चेंज्ड स्पोर्ट्स विक्ट्री, हैज़ आ गया हेल्पिंग वर्ब, चेंज्ड आ गया मेन वर्ब। वी विल टेल अदर्स अबाउट विल्मा, ठीक है, विल आ गया हेल्पिंग वर्ब, टेल आ गया मेन वर्ब। अब लास्ट जो क्वेश्चन है हमें ये देखना है कि वो क्या है और उसका आंसर लिखते हैं, ठीक है। ये बोल रहा है फिल इन द बबल नेक्स्ट टू द हेल्पिंग वर्ब दैट करेक्टली कंप्लीट्स ईच सेंटेंस, मतलब हमें ऑप्शंस में से कोई यूज़ करना है और कंप्लीट करना है ना, ठीक है। अब आपके सामने है, आंसर लिखते जाइए आप साथ साथ, मैं भी आपकी हेल्प करता हूँ। लिली फ्रैंक एंड आई डैश ज्वाइनिंग अ नेबरहुड स्विमिंग टीम, ऑब्वियसली आ रहेगा क्योंकि 3 है प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं तो आ रहेगा इसमें। लिली फ्रैंक एंड आई आर ज्वाइनिंग अ नेबरहुड स्विमिंग टीम, ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं।
इसका भी आप आंसर लिख के रख लीजिए। आई डैश थॉट अबाउट ज्वाइनिंग द टीम फॉर ए कपल ऑफ मंथ्स। इसका आंसर आएगा हैड, है ना, हैड है इसका आंसर। आई हैड थॉट अबाउट ज्वाइनिंग द टीम फॉर ए कपल ऑफ मंथ्स। आगे चलते हैं। फ्रैंक डैश टेकन ड्राइविंग लेसन्स एट ए YMCA इंडोर पूल, है ना। क्या आंसर आएगा इसका? हैज़ आएगा, हैव आएगा, इज आएगा, बताइए, लिखिए। इसका आंसर आएगा फ्रैंक हैज़ टेकन ड्राइविंग लेसन्स एट ए YMCA इंडोर पूल, है ना, क्योंकि फ्रैंक सिंगुलर है। आगे बढ़ते हैं। वी डैश प्रैक्टिस्ड अ ग्रेट डील। इसका आंसर ऑब्वियसली क्या आएगा? वी है तो प्लूरल सब्जेक्ट है, हैव, वी हैव प्रैक्टिस्ड अ ग्रेट डील। लेट्स मूव अहेड। ठीक है। द टीम्स कोच डैश एनालाइजिंग एवरीवन्स स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। क्या आएगा? द टीम्स कोच। आप ये एपोस्ट्रॉफी एस देखिए, इधर कंफ्यूज मत होएगा, ये सिंगल टीम की बात हो रही है ना, टीम सिंगुलर ही होती है। ओके, द टीम्स कोच, कोच के बारे में, है ना। टीम तो ऑब्वियसली कलेक्शन ऑफ प्लेयर्स होती है, लेकिन ऐसे उसको सिंगुलर ही यूज़ किया जाता है। एक टीम बोलते हैं ना तभी, वन टीम इज़ फाइटिंग विद अनदर टीम, ठीक है ना। अब कोच की बात, टीम के कोच की बात, वहाँ यहाँ पे ये मैटर नहीं है टीम के बारे में, यहाँ पे टीम के कोच की बात हो रही। कोच तो सिंगुलर है ना, तो ये आएगा आपका इज। द टीम्स कोच इज एनालाइजिंग एवरीवन्स स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। आगे बढ़ते हैं। द कोच डैश पोस्ट द रिजल्ट्स ऑन द बुलेटिन बोर्ड इन 2 वीक। ये यहाँ पे हिंट है आपको, इन 2 वीक्स, यानी फ्यूचर की बात हो रही, तो ऑब्वियसली विल आएगा, है ना। द कोच विल पोस्ट द रिजल्ट्स ऑन द बुलेटिन बोर्ड इन 2 वीक्स। आगे बढ़ते हैं। आवर टीम सीजन डैश नॉट बिगन। क्या आएगा? हैज़ आएगा, हैव आएगा, लिखिए अपना आंसर। इसका आंसर है हैज़। क्या है? हैज़। आवर टीम्स सीजन हैज़ नॉट बिगन, ठीक है, हैज़ नॉट बिगन येट होता तो बेटर होता। ओके, आगे चलते हैं। आवर टीम डैश प्रोबेबली compete with other teams from the area, ठीक है। प्रोबेबली आ गया एक इसमें, है ना। आवर टीम डैश प्रोबेबली compete with other teams from the area। अगर हम फ्यूचर लगाएं ज़रा, फ्यूचर टेंस में, आवर टीम विल प्रोबेबली compete with other teams from the area, ये ठीक है ना, यही आंसर आएगा। ओके, क्योंकि प्रोबेबली है ना, जो फ्यूचर में होगा उसी के रिलेटेड आप थोड़ा गेस वर्क कर सकते हो। प्रोबेबिलिटी रहती है, जो हो चुका है उसके रिलेटेड क्या प्रोबेबिलिटी, या जो हो रहा है उसके रिलेटेड क्या प्रोबेबिलिटी होगी, है ना। आगे चलते हैं। वी डैश गोइंग विद माई मदर टू अ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट स्टोर टुमारो। वी है तो आर ही आएगा। वी आर गोइंग विद माई मदर टू अ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट स्टोर टुमारो। ऑलराइट, अब लास्ट आपका, और यहीं पे हमारा लेक्चर एंड हो जाएगा। लास्ट सेंटेंस क्या है? आई डैश आउट ग्रोन द स्विम सूट आई वोर, है ना। स्विम सूट आई वोर लास्ट समर, ये असल में इसके साथ आ गया है, ये ऑप्शन नहीं है आपका, ठीक है। लास्ट समर आई के साथ हैज़ आता है, ज़रा याद कीजिए पास्ट लेक्चर्स के बारे में, नहीं आता है, आई के साथ हैव ही आता है ना। आई हैव आउट ग्रोन द स्विम सूट आई वोर लास्ट समर। सो लर्नर्स, आज का ये हमारा लेक्चर यहीं तक था। आई गेस आपको थोड़ा प्रैक्टिस करने में इंटरेस्ट आया होगा। हम आपके लिए प्रैक्टिस सेशन भी रखते रहेंगे जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी। इकोनॉमिक्स में भी अगले कुछ सेशंस में मैं प्रैक्टिस सेशन ला रहा हूँ, वहाँ पे हम ऐसे ही प्रैक्टिस करेंगे, अच्छे से करेंगे, डिटेल्ड वे में करेंगे। तो टिल देन आप पढ़ते रहिए, और आई होप आपकी JK SSB के एग्ज़ाम्स की तैयारी अच्छी चल रही है। आप हमारी प्लेलिस्ट में भी जाके, जो हमने सब्जेक्ट स्टार्ट किए हैं अभी, थोड़ा टाइम और लग जाएगा, विदिन
फ्यू वीक्स, विद इन फ्यू मंथ्स हम आपका सारा सिलेबस कवर करा देंगे साथ साथ, ताकि आप पे बर्डन भी ना पड़े। साथ साथ आप पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए, रिवीजन इज़ द की। सो ऑल राइट, मिलते हैं अगले नेक्स्ट लेक्चर में, विच इज़ गोइंग टू बी लेक्चर नंबर 4। ठीक है, ओके, टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।